Hello everyone, I hope you all are fine. Welcome to another session of Disha the Unique Guidance. In this session we will discuss the word written on your screen only. What are its usage, what it actually means, and how we can use it in our daily life, in our speaking or our writing skills, so that we can convey the best meaning of what we want to actually convey. Okay, so let's start our video. The word written on your screen is only. अगर हम इसका सबसे पहला फीचर देखें तो ये इट इज अ मॉडिफायर इन द सेंस ये जिस भी वर्ड के साथ लग जाता है उसको मॉडिफाई कर देता है. मॉडिफाई ये नहीं कर देता कि उसको एनहेंस कर देता, बट उसको एक तरीके से किसी तरीके से लाइक व्हाट वी शुड से इज उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है. ओके, सेकंड थिंग, अगर हम इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें, देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके लिए फर्स्ट टाइम एक मैंने नया टर्म यूज करा है. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, देखिए एवरी वर्ड इज यूज्ड टू प्ले अ special feature or role or function in a sentence depending upon its usage. Okay, there are 8 established parts of speech, 8, जिसमें से noun, pronoun, adjective, adverb, preposition, conjunction और इसी तरीके से 2 और होते हैं, determiners और particles. Okay, इस तरीके से हमारे 8 established parts of speech होते हैं. ठीक है, बट आज हम parts of speech नहीं पढ़ रहे, ये सिर्फ आपको रेफरेंस के लिए बताया था. थर्ड थिंग जो हमने जानते हैं इसके बारे में, ओनली के बारे में, ये कि ये रिस्ट्रिक्ट करने का काम कर देता है या लिमिट करने का काम करता है. मैं जिस भी वर्ड के साथ में इसको लिख दूंगा ना, ये उसको लिमिट कर देगा, रिस्ट्रिक्ट कर देगा और उसका मीनिंग वहीं तक ही रह जाएगा. इसीलिए मैंने आपको क्या बोला कि इसका अगर हमें पोजीशन अगर नहीं पता होगी कि इसको कहाँ पोजीशन करना है, तो हम अपने जो भी कहना चाहते हैं, उसको बोलना चाहते हैं, हम उसको रॉन्गली कन्वे कर जाएंगे. ओके, तो देखिए ये तो इसके बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स थी, बट इसको हम एक्चुअली में समझेंगे कुछ सेंटेंसेस के थ्रू. एंड फाइनली मैं आपके लिए आज कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस भी लाया हूं. तो आप जब इस पूरे सेशन को समझ लेंगे तो आप उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में बहुत सिंपली आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे. सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट स्लाइड. देखिए आपके सामने मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही कैन सजेस्ट यू. अब नॉर्मली इसका अगर हम मीनिंग हम देखें तो इसमें कुछ ज्यादा समझने वाला नहीं है, इट्स अ सिंपल थिंग. बट अब हम ये समझेंगे कि हम ओनली का यूज करते हुए कैसे इस सेंटेंस को एनहेंस कर सकते हैं, इसका डिफरेंट मीनिंग्स बना सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. देखिए पहले मैंने सेंटेंस लिखा, ओनली ही कैन सजेस्ट यू. इट मींस, अब देखिए मैंने इस ओनली को ही के साथ में लिख दिया और ही को रिस्ट्रिक्ट कर दिया. तो इसका जो इंप्लाइड मीनिंग निकल कर आया वो ये होगा कि ओनली ही कैन सजेस्ट यू, no one else can do. Okay, like only he can suggest you, no one else can do. सेकेंड सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा, he can only suggest you. अब देखिए मैंने इस only को suggest के साथ में लिख दिया, यानी ये जो verb हम यहाँ पे suggest लिख रहे हैं इसको मैंने यहाँ पे restrict कर दिया और इसका मीनिंग जो हो गया वो ये हो गया, he can only suggest you, nothing else than that. Nothing else than that means he can only suggest you, like neither he can help you or anything else, he can only suggest you. Third thing is he can suggest only you. अब now यहाँ पे देखिए मैंने इस only को you के साथ लिख के you को restrict कर दिया, जिसका implied meaning हो गया he can suggest only you, not anyone else. तो आप देख सकते हैं कि ओनली की पोजीशनिंग करते हुए हमने जिस वर्ड के साथ में इसको लिखा उसको तो उसने रिस्ट्रिक्ट किया ही किया, उसका मीनिंग भी अलग हो गया. जब हमने इसको ओनली ही के साथ में लिखा तो मतलब हो गया नो वन एल्स कैन डू. ही कैन ओनली सजेस्ट यू, जब हमने सजेस्ट वर्ब के साथ में लिखा तो हमने लिखा नथिंग एल्स देन दैट, मतलब वो सजेस्ट करने के अलावा कुछ और नहीं कर सकता. और लास्ट में ही कैन सजेस्ट ओनली यू मीन्स नॉट एनीवन एल्स. अच्छा, अगर हम यहाँ पे इन तीनों सेंटेंसेस में इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो यहाँ पे ये क्योंकि एक प्रोनाउन के साथ में लिखा गया है तो यहाँ पे एक मॉडिफायर है. मॉडिफायर तो तीनों केसेस में है, बट यहाँ पे स्पेशली सिर्फ एक मॉडिफायर. यहाँ पे वर्ब के साथ में लिखा गया है, सजेस्ट के साथ में, तो यहाँ पे एडवर्ब है. ओके, और अगर आप यहाँ पे देखें कि ये फिर एक प्रोनाउन के साथ में लिखा गया है. अब सिंस हम इसको जो हमारा मेन वर्ब है सजेस्ट और ये इसका ऑब्जेक्ट है,
उसके बीच में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको ना एडवर्ब नहीं कहेंगे, क्योंकि एडवर्ब्स को हम कभी भी मेन वर्ब और उसके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे एडजेक्टिव है और यहाँ पे भी एडजेक्टिव ही था। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नाउ जैसा कि मैंने आपको स्लाइड में पहले बोला था अपने वीडियो में कि मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी लाया हूं प्रैक्टिस के लिए। सो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड देयर आर 5 क्वेश्चंस। आई वुड लाइक each and every one of you to try these questions and answer in the comment section. कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइए कि आपको इससे क्या मतलब समझ में आया। जस्ट राइट 1 2 3 4 5 and what meaning you took out of these sentences. Okay, and I would be very happy if each and every one of you try these questions. Okay, so आज का वीडियो इतना ही था। I hope you like this video. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक द वीडियो, hit the bell icon, subscribe to the channel, and thank you so much.